गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको रासायनिक बल गति का चैप्टर आगे पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने आपको अभिक्रिया के प्रकार और आपको वेग बता दिया था, दर क्या होता है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं औसत वेग। औसत वेग क्या होता है समझ लीजिए। किसी निश्चित समय अंतराल यानी कि टाइम डिफरेंस, एक निश्चित टाइम डिफरेंस में अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग दर कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ। इस ग्राफ को समझिए। ये ग्राफ है, इसमें आपने दो टाइम ले रखे हैं, ठीक है। T1 ले लिया, T2 ले लिया, और आपका रिएक्टेंट में जो चेंज आ रहा है वो R1 ले लिया और R2 ले लिया। ये R1 और R2, इसका जो डिफरेंस है ये ले लिया, डेल्टा R हो गया, और ये जो डिफरेंस है वो डेल्टा T हो गया। इस डेल्टा, ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट, औसत रेट जिसे कहते हैं, एवरेज रेट या औसत रेट क्या हो गया, माइनस क्यों लगा रहे हैं? माइनस से मतलब यहाँ चिन्ह क्या है, रिएक्टेंट जो होते हैं यानी जो आपके अभिकारक होते हैं वो घटते हैं, इसलिए माइनस लगाते हैं। अगर ये चीज़ हम उत्पाद के लिए करते तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। तो चिन्ह से इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ नेगेटिव है, नहीं, चिन्ह से सिर्फ मतलब है कि ये अभिकारक है जो घट रहा है, और या उत्पाद है पॉजिटिव में यानी वो बढ़ रहा है। तो माइनस, देखिए आपको इसमें लिया, ब्रैकेट में लिया है, ब्रैकेट में लेने का मतलब है इसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर में। तो R बटे डेल्टा T किया, ये डेल्टा R क्या है, R2 माइनस R1 की सांद्रता अपॉन T2 माइनस T1, जो आपका क्या निकल आएगा, औसत दर, यानी माइनस D। ये D स्मॉल के लिए करते हैं, जब हम स्मॉल चीज़ में स्मॉल रेशियो में ले रहे होते हैं। देखिए स्मॉल रेशियो दिया है तो इसके लिए आपका D यूज़ कर लेते हैं, माइनस D, ये R अपॉन DT। वही डेल्टा का जो शॉर्ट फॉर्म है जो आपका छोटे में ले लेते हैं वही आ जाता है। ये जो ढाल निकाला है इन लोगों ने, इस ढाल के लिए जो इन्होंने लिया, ये वाला ढाल, इसके लिए इन्होंने माइनस D कर दिया है। तो ये औसत दर निकालने का तरीका है। अब हम आ जाइए, बात करते हैं औसत वेग या दर का व्यंजक ज्ञात करने में। क्या? कोफिशिएंट, व्यंजक जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है, फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ वेलोसिटी। तो औसत दर क्या होता है सुन लीजिए। औसत दर का व्यंजक अभिकारकों एवं उत्पाद के रासायनिक समीकरणीय गुण, क्या है, रासायनिक समीकरण यानी स्टोक्योमेट्रिक गुणांकों के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसके आधार पर अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती हैं, समझते चलिएगा। अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों के रस समीकरणमती गुणांक समान होते हैं, यानी कि स्टोक्योमेट्री समान होती है। तो देखिए, रिएक्शन इन विच द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम से मतलब मेरे कहने का, देखिए आपका ये है, जब आपके इधर, जैसे इधर देखिए आपका क्या है, 1 2 है और बना 1, इधर 2 है इधर 1 बना, तो ये आपका, इसका क्या है, स्टोक्योमेट्री डिफरेंट हो गया। स्टोक्योमेट्री सेम वहाँ जहाँ आपका रिएक्टेंट की काउंटिंग और प्रोडक्ट समान हो, तो उन्हें कहते हैं, देखिए आपका इधर रखा है RP, यानी एक रिएक्टेंट था एक ही प्रोडक्ट बना, तो ये स्टोक्योमेट्रिक हो गया। वह अनस्टोक्योमेट्रिक जहाँ पे आपका रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट ज़्यादा, या प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज़्यादा। अब हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग हो गई, बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ भी देखिए, बैलेंसिंग में देख लीजिए, बैलेंसिंग यहाँ है, आप देखिए यहाँ कितने हैं, 1 N2 है और 3 H2, यानी कितने हो गए, ये टोटल 4 हो गए। और जबकि यहाँ जो अमोनिया, सॉरी ये है 2NH3, ये आपका अमोनिया जो बना है, या 2NH3, ये क्या है आपका अमोनिया। तो ये अमोनिया जो आपका है ये 2 बना है, 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ यूज़ कितने हो रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल। तो ये आपका हो गया नॉन स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अलग अलग है। अगर देखिए हम लोग इसको अब रिएक्शन को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई R है जो प्रोडक्ट में बदल रहा है, R बदल रहा है आपका, ये R जो आपका है प्रोडक्ट में बदल रहा है। इस प्रोडक्ट में यदि, ये देखिए आपका, हम इसको समझाते चल रहे हैं, यदि T1 और T2 समय पर अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रताएं क्रमशः क्या हैं, R2 एवं R1P1 और R2P2 है। तो अब समय अंतराल पे, यानी एक समय के बाद डेल्टा T, जो कि टाइम डिफरेंस लिया T2 माइनस T1, तो रिएक्टेंट में परिवर्तन, यानी डेल्टा R क्या है, R2 माइनस R1, और डेल्टा P क्या है, P2 माइनस P1। तो देखिए औसत वेग जब हम निकाल रहे हैं, तो देखिए औसत वेग के लिए क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि ये घट रहा है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। औसत वेग के लिए अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो प्लस लग रहा है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी इसकी सांद्रता में डिफरेंस बटे समय जो अंतराल है वो लगाया गया। तो इसी तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने यूज़ करा है, ये चीज़ आपका दे रखा है। तो ये क्या है, अभिकारक के विलुप्त होने की दर एवं उत्पाद के बढ़ने की दर समान होती है। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिएक्शन जो चल रही है, अभिकारक जितना विलुप्त होगा उतना
उत्पाद बन रहा होगा। तो ये जब आपका लगाएंगे जो दोनों ये दर हैं, दर क्या है, दर वही तो हुआ जब दोनों सेम होगा। इससे भी आप दर निकाल रहे हैं, इससे भी आप दर निकाल रहे हैं। तो यानी मैंने का मतलब है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। देखिए आपका ये देखिए एक चीज़ दिखा रखी है, एक रिएक्शन दिखा रखी है उन्होंने, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2 फॉस्फीन। तो ये आपका बना। इसमें देखिए आपकी औसत वही अभिक्रिया की औसत दर निकाल रहे हैं आप, माइनस लगाया डेल्टा CO अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा ब्रैकेट में लिया क्योंकि सांद्रता ले रहे हैं Cl2 अपॉन डेल्टा टी, ये लिया आपका माइनस प्लस में ले लिया क्योंकि बन रहा है फॉस्फीन और अपॉन ये फॉस्जीन अपॉन ये डेल्टा टी। तो ये आपका तरीका है निकालने का या अभिक्रिया की औसत दर। अब हम उन अभिक्रियाओं की बात करते हैं जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों की स्टोकियोमेट्री क्या है, डिफरेंस है। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया था N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, देखिए आपका यहाँ दे भी रखा है N2 प्लस, ये आपका दे रखा है इधर देखिए। इससे पहले हम एक जनरल उसमें टर्म्स में ले लेते हैं, N1 और N2 के टर्म्स में ले लेते हैं। तो ये N1 और N2 के टर्म्स में ले लिया हमने। तो देखिए इसके विलुप्त होने की दर क्या है, डेल्टा ए, यानी ये जितना विलुप्त हो रहा है माइनस में अपॉन डेल्टा टी, ऐसे इसके विलुप्त होने की माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे इसके बनने की प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ये। अब इनको अगर हम लगाते हैं, क्या करते हैं, रस समीकरण रणनीति के अनुसार यानी कि स्टोकियोमेट्री के अनुसार अगर हम लगाते हैं तो देखिए आप इसको बात को समझिएगा, जो ये विलुप्त हो रहा है इसका और इसका रेशियो जो अगर हम कॉमन करेंगे तो 1/N1 लेना पड़ेगा और ये 1/N2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, समान अगर रखना है, अगर हमें समान रखना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1/N1 करना पड़ेगा, यानी एक इसके इसी से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये 1/N2 करना पड़ा है, ये प्लस में 1/M1, ये प्लस में 1/N2, तो ये क्या हो गए, अब ये समान हो गए, अब ये क्या हो गए, समान हो गए। तो वही देखिए हम आपको इसको लेके चल रहे हैं, यहाँ पे आ जाइए आप, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 के लिए। तो ये क्या है, अभिक्रिया की औसत दर। औसत दर हमने निकाली तो क्या है, N2 में जितनी कमी आई यानी नाइट्रोजन में जितनी कमी आई गैस में टाइम डिफरेंस में वो, और इसी को अगर हम इसमें देखते हैं तो ये आ जाएगा इजिकल टू, बराबर करते हैं तो बराबर किसके आ जाएगा, ये आपका 1/3 डेल्टा H2, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू 1/2। यहाँ प्लस लगाया नहीं है, प्लस होगा क्योंकि प्लस अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब ये प्लस ही है कुछ भी। तो ये आपका अमोनिया में जितनी बढ़ोतरी हुई अपॉन डेल्टा टी। उसी तरह से इस वाले के लिए आ जाए, ये आपका है 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। तो देखिए इसमें 1/2 ले लिया माइनस का डेल्टा N2O5 का सांद्रता बटे डेल्टा टी, ऐसे ही प्लस में लिया 1/4 डेल्टा NO2 की सांद्रता डेल्टा टी, और ये इस तरह से ले लिया। तो ये आपका तरीका है किसका निकालने का, इनका कोफिशिएंट। देखिए जो हम लोग औसत वेग निकालते हैं, इसको निकालने का एक ड्रॉबैक क्या है कि रिएक्टेंट में कंटिन्यूस कमी होती जा रही है और जो आपका प्रोडक्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो अभिक्रिया के वास्तविक वेग को ये प्रकट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम लोग ताक्षणिक वेग यानी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक छोटे से टाइम में जो है उसको निकाल लेते हैं और उसको हम ताक्षणिक वेग या क्या कहते हैं, इंस्टेंट रेट कहते हैं। जिसको निर्धारण करने के लिए हम देखिए ग्राफ बना रहे हैं, आप जानते हैं ग्राफ ये है अभिकारकों की सांद्रता और ये समय। जो रिएक्टेंट हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे घट रहे हैं, समय के साथ क्या हो रहा है, इनका जो वो है अमाउंट घट रहा है। तो इस तरह से आया, इसमें कोई पर्टिकुलर स्लोप ले लेंगे जो एकदम स्ट्रेट हमें दिख रहा है, उस समय पे हम समय ले लेंगे, समय अंतराल ले लेंगे और इस स्लोप का हम डिफरेंस ले लेंगे, किसका, उसका जो अभिकारक में अमाउंट में डिफरेंस आया। और इस समय को जब हम निकालेंगे, देखिए जैसे आपका ये दे रखा है इन्होंने OA और OB लिया है, इन्होंने OA यानी OA ये लिया है, OB ये लिया है, इन्होंने स्लोप बना दिया है। देखिए ज़रूरी नहीं आप इतना बड़ा लें, आप छोटा भी ले सकते हैं। ये इन्होंने OB एक टेंजेंट खींच के, यहाँ पे एक लाइन खींच के, स्ट्रेट लाइन खींच के बना दिया, और इसको लेने के लिए आपने ताक्षणिक वेग कहा है। ये बहुत छोटा टाइम जो लिया होगा ये होगा, और इसका जो निकलेगा वो आपको एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट रेट देगा बजाय औसत दर। औसत दर का मतलब है पूरे रिएक्शन के लिए हम टाइम को लेके जब प्लस करते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं, जैसे आप औसत निकालते हैं किसी चीज़ का, ये एक ताक्षणिक वेग है, ये आपको अप्रोप्रिएट दर बताएगा। जब हम ताक्षणिक वेग लिखते हैं तो हम उसको डेल्टा की जगह हम D यूज़ कर लेते हैं, DC यानी सांद्रता बटे dt। तो वो है ताक्षणिक दर। औसत दर से जो है आपका ये दे रखा है, तो यही है, चूंकि ताक्षणिक वेग को निर्धारण के समय डेल्टा t का मान बहुत कम होता है, अतः इस मान को डेल्टा के स्थान पे हम D से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अति सूक्ष्म समय के अंतराल डेल्टा t में अभिकारक यदि अति सूक्ष्म समय में अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक A की सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन, तो उसको भी क्या लिखेंगे, DA। तो ये डेल्टा की जगह हम लोग D इस्तेमाल कर लेते हैं। D का मतलब होता है डिफरेंस,
ठीक है। तो यही चीज़ आपको दिखाई गई है। इसका आपके व्यंजक इस तरह से लिख दिए गए हैं। देखिए इस वाले के रिएक्शंस के लिए व्यंजक लिखा गया है, जिसमें आपका ये चीज़ है N1 N2 है, तो उसके लिए हम लोग ये व्यंजक दिखा रहे हैं। N1 N2 के लिए इस तरह से लिखा गया है, ये आपका हम लोग इस तरह दिखा रहे हैं। ये सब लिखने का तरीका है, ये ताक्षणिक वेग निकाला गया है। अब हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभी हम पहले भी पढ़ चुके थे, जब हमने ये अभी डेफिनेशन बताई थी, तो हमने उसमें आपको बताया था कि डेफिनेशन क्या थी, कि जो हम रासायनिक बल गतिकी पढ़ रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया की दर पढ़ते हैं, उसके साथ हम पढ़ते हैं कि उस दर को कौन कौन प्रभावित कर रहा है। तो प्रभावित यानी कि इफेक्ट करने वाले कौन कौन से होंगे। एक तो अभिकारकों की सांद्रता, अंडरस्टूड सी बात है कि जो अभिक्रिया है वो किस पे डिपेंड करेगी, अभिकारकों की सांद्रता पे, यानी दर किस पे डिपेंड करेगी, अभिकारकों की सांद्रता पे, यानी वेग किस पे डिपेंड करेगा, अभिकारकों की सांद्रता पे, यानी कम ज़्यादा जैसा भी है। फिर अभिकारकों की सांद्रता, तो देखिए आपका ये भी रखा है, अभिकारकों की सांद्रता अगर ज़्यादा है तो रिएक्शंस आपकी आगे की तरफ बढ़ेगी, अभिकारक की सांद्रता कम है तो वो क्या होगी, कम हो जाएगी रिएक्शंस। और भी चीज़ें हैं जो अभिकारक की सांद्रता के हिसाब से करती हैं। जैसे मान लीजिए अभिकारक आपका गैशियस स्टेट में है तो रिएक्शन ज़्यादा चलेगी, अभिकारक अगर सॉलिड स्टेट में है तो क्योंकि उसे पहले गैशियस अवस्था में बदलने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, तो दर उसमें कंपेरेटिवली स्लो होगी सॉलिड और गैशियस से, और लिक्विड में गैशियस से स्लो होगी, सॉलिड से ज़्यादा होगी। फिर आप ताप पे बात करिए, ताप के डिपेंड करते हैं। ये सामान्यतः ताप वृद्धि पर जो होती है अभिक्रिया की दर वृद्धि होती है, क्योंकि ताप वृद्धि में क्या होता है, समझिएगा क्यों क्या होता है, सक्रियता अणु का अंश बढ़ता है। सक्रियता अणु मतलब वो रिएक्टेंट के अणु या पार्टिकल्स जो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, यानी वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके रिएक्शन करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, तो सामान्यतः क्या होता है, दर बढ़ता है। किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री के अंतराल, मतलब अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो आपका दो तापों पर जो वेग है, यानी 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो क्या हो जाता है, आपका रिएक्शन जो होती है लगभग, रिएक्शन की जो दर होती है वो लगभग क्या हो जाती है, 2 गुनी। अब एक चीज़ समझिएगा, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं, कहीं कहीं अगर आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप उसमें ताप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। पर उस कंडीशन में जब हमें उस रिएक्शन को स्टार्ट करना है, तो अगर हम उस कंडीशन में अगर हम ताप को थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन की दर उस टाइम बढ़ जाएगी। अब आ जाइए उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक ना तो आपके रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं, ना रिएक्शन को शुरू करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य होता है, उत्प्रेरक वो होते हैं अनयूटिलाइज्ड हुए रिएक्शन की दर को जो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पॉजिटिव उत्प्रेरक जो होता है रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, और नेगेटिव उत्प्रेरक जो होता है रिएक्शन की दर को घटा देता है। पॉजिटिव उत्प्रेरक जो होता है रिएक्शन की दर को कैसे बढ़ा देता है, क्योंकि वो जो अभिक्रिया की जो सक्रिय ऊर्जा होती है, यानी वो ऊर्जा जहाँ पे रिएक्टेंट्स जाके, एक ग्राफ आपको मैं समझाती हूँ क्या होता है। आपका ये ग्राफ होता है, यानी एक रिएक्शन जो है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, यानी जान लीजिए रिएक्टेंट की ऊर्जा ये है, और ये ऊर्जा एक प्राप्त करने के बाद तब आपके ये प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। तो ये जो ऊर्जा होती है यहाँ से जो रिएक्टेंट की ये जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को कहते हैं आपका EA, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ के जो रिएक्टेंट्स हैं वो जब तक आपकी ये ऊर्जा नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। ये मान लीजिए रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो जो ये वाली एनर्जी है, इसको जो कैटलिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक होता है, वो इसको क्या कर देता है, थोड़ा कम कर देता है, जिस वजह से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपके क्या होते हैं, टक्कर करके आगे चलने लग जाते हैं, और उनकी ईजिली दर जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ उसका काम होता है आपका रिएक्टेंट का। फिर आपका दाब, तो दाब क्या होता है, दाब बढ़ाने पे क्या होता है, टक्कर बढ़ जाती है, और टक्कर बढ़ने पे आपकी रिएक्शन की दर बढ़ जाती है। अब बताइए सतह क्षेत्रफल, अंडरस्टूड है, जब आपको रिएक्टेंट्स के लिए ज़्यादा क्षेत्रफल मौजूद होगा तो वो आसानी से रिएक्शन कर सकेंगे, यानी कि अगर वो बारीक होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि गैशियस स्टेट में सबसे अधिक रिएक्शन होता है, क्योंकि क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसी तरह से पिसे हुए स्टेट में होगा, वो आपका क्या होगा, एरिया बढ़ा दे रहे हैं, या लिक्विड स्टेट में होगा, और सबसे जो स्लो रहेगी वो क्या रहती है, ठोस स्टेट। फिर है अभिकारकों और उत्पाद की प्रकृति। ये देखिए मैंने वही जो आपको समझाया था वही चीज़ है, गैशियस, द्रव और ठोस। फिर आ जाइए आपका माध्यम की प्रकृति। तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि जितने भी आपके देखिए अभिक्रिया यदि प्रकृति आयनिक है, यानी जो अभिकारक हैं उनकी प्रकृति अगर आयनिक है तो वो ध्रुवीय विलायकों में रिएक्शन तेज करेंगे, और अगर उन जो अभिकारक यानी रिएक्टेंट की प्रकृति अगर अध्रुवीय है तो वो अध्रुवीय सॉल्वेंट में रिएक्शंस उनकी तेज होगी। फिर आपकी विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो ये हम जानते हैं कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि आपकी किस में होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज में या रेडिएशन के थ्रू होता है। जैसे ये देखिए H2+Cl2 अंडर UV रेज, तो ये 2HCl बनाया। तो ये रिएक्शंस जो होंगी अगर इनको हम क्या करेंगे, विकिरण देंगे ज़्यादा, तो ये रिएक्शंस और तेज हो जाएंगी। अब आगे हम बात करते हैं वेग नियम या दर व्यंजक, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन।
तो ये क्या है, रेट एक्सप्रेशन देखिए हम पढ़ा ही चुके हैं कि अभिक्रिया की वेग यानी अभिक्रिया वेग या रिएक्शन रेट क्या है, dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू, हमने आपको बताया था ना किस तरह से प्रोपोर्शनल है। तो हम आपको समझा देते हैं, वह गणितीय व्यंजक यानी कोफिशिएंट जो अभिकारकों की मोल सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता पर दर्शाता है। अब देखिए ये प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, वो अभिकारक जो रिएक्शन की रेट को धीरे या तेज करते हैं, यानी जिन पे उनकी दर डिपेंड करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। तो वह गणितीय व्यंजक यानी वह कोफिशिएंट जो अभिकारकों की मोल सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिकता निर्भर करता है, रेट लॉ कहलाता है। इसके अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब अभिक्रिया का वेग क्या है, dx/dt यानी वेग प्रोपोर्शनल गुणनफल की समानुपाती, प्रोपोर्शनल ए और बी के जो आपके कोफिशिएंट हैं उनके क्या है, पावर, ठीक है। ये इस तरह से आपका हुआ, यानी dx/dt इज इक्वल टू, जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है। तो ये k आ गया, यहाँ x और y का मान क्रमशः n1 और n2 है, जो हमने ऊपर दिखाया कि मान से हो सकता है। यहाँ k क्या, एक है समानुपाती स्थिरांक, इसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक या वेग गुणांक कहते हैं।